नमस्कार। आज का विषय है रामायण का काल निर्धारण। रामायण किसी भी ग्रंथ का काल निर्धारण वर्तमान अध्ययन की दृष्टि से, मॉडर्न जो एजुकेशन है उसकी दृष्टि से बहुत आवश्यक है। वर्तमान इतिहास की जो पद्धति है उसके दृष्टि से किसी भी ग्रंथ का, किसी भी रचना और रचना काल का काल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए संस्कृत के विभिन्न ग्रंथों के काल निर्धारण की भी बात आती है। परंतु यदि भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करेंगे, संस्कृत के प्राचीन ग्रंथों की बात करेंगे, भारतीय ज्ञान परंपरा संस्कृत के प्राचीन ग्रंथों में निहित है। यदि हम उनकी बात करेंगे तो काल के विषय में सर्वप्रथम हमें काल पर प्रकाश डालना बहुत आवश्यक है कि भारतीय मानस में, भारतीय ज्ञान परंपरा में, भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में और भारतीय जनमानस में काल का क्या स्थान है। काल अर्थात समय। समय को लेकर जो भारतीय दृष्टि है वह दृष्टि समय को अपरिमित मानने वाली दृष्टि है। वह ऐसी दृष्टि है जिसमें समय मापा नहीं जा सकता। समय अनादि है और अनंत है। इसीलिए जब भारतीय ज्ञान परंपरा के ग्रंथों पर हम दृष्टिपात करते हैं तो हम देखते हैं कि वहां किसी रचनाकार ने अपने ग्रंथ का काल नहीं बताया है, अपने ग्रंथ का समय नहीं बताया है। यहाँ तक कि अनेक ऐसे रचनाकार हैं, अनेक ऐसे विद्वान हैं, अनेक ऐसे ऋषि हैं, अनेक ऐसे लेखक हैं जिन्होंने अपना नामोल्लेख भी नहीं किया है। तो इस प्रकार हम जब देखते हैं कि हमारे रचनाकारों ने रचना काल भी नहीं बताया है और अपना नामोल्लेख भी नहीं किया है, तो ऐसे में किसी भी रचना का काल निर्धारण अर्थात रचना का समय तय करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो जाता है। अब यह प्रश्न उठता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा के ग्रंथों में रचनाकार अपने विषय में, अपने समय के विषय में, अपने समाज के विषय में, अपने पूर्वजों के विषय में और इतना मौन क्यों है। तो वह समझने के लिए आपको भारतीय चित्त और चेतना को समझना पड़ेगा, जो कि इस वर्तमान ऐतिहासिक पद्धति जो मॉडर्न हिस्टोरिकल सिस्टम है इसके आने से पहले जो कि इन सबको बहुत विशेष महत्व नहीं देती थी। क्योंकि यहाँ कर्ता का जो भाव है कि मैं करता हूँ, यह भाव सदैव तिरोहित रहा है। इसीलिए भारतीय ग्रंथकारों ने ग्रंथ की रचना करते समय अपने नाम का न उल्लेख करके कहा है कि यह समस्त जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, यह ज्ञान मैं केवल प्रस्तुत कर रहा हूँ, यह ज्ञान हमें परंपरा से प्राप्त हुआ है। इस ज्ञान का मैं कर्ता नहीं हूँ, इस ज्ञान को उत्पन्न करने वाला मैं नहीं हूं, जैसा कि आज अथॉरिटी सिद्ध होती है कि मैं इसका ऑथर हूं। यह भावना भारतीय परंपरा में रही ही नहीं है। इसलिए यहाँ पर कोई भी ग्रंथकार अपनी अथॉरिटी सिद्ध करता हुआ नहीं दिखाई पड़ता है और यह किसी भी ग्रंथ के काल निर्धारण में या किसी भी ग्रंथ के रचनाकार को तय करने में सबसे बड़ी बाधा है। इसीलिए आप देखेंगे कि एक प्रसिद्ध कालिदास के नाम से बहुत सारी रचनाएं हैं, यहाँ तक कि वाल्मीकि के नाम से भी वाल्मीकि रामायण के अतिरिक्त योग वासिष्ठ नामक एक ग्रंथ भी प्राप्त होता है जिसको वासिष्ठ रामायण भी कहा जाता है। तो ऐसे में यह बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाता है कि हम इन ग्रंथों का काल निर्धारण करें। फिर भी विभिन्न विषयों पर आधारित होकर बाद में जो ग्रंथ रचे गए या उनके पहले जिस प्रकार की भाषा शैली थी और उस ग्रंथ में किस प्रकार के सामाजिक स्थिति का वर्णन है, किस प्रकार के मनोभावों का वर्णन है, इसके अतिरिक्त भाषा शैली कैसी है और बाद के जो ग्रंथकारों ने उस ग्रंथ के किन बातों का उल्लेख किया है, वो ग्रंथकार से और ग्रंथ से परिचित हैं कि नहीं, इन सारे विषयों पर दृष्टिपात करते हुए प्रत्येक ग्रंथ के काल निर्धारण पर विचार किया जाता है। परंतु जब आदि काव्य रामायण के काल निर्धारण की बात आती है तो हम देखते हैं कि वैदिक साहित्य के बाद लौकिक साहित्य का प्रारंभ हुआ और लौकिक साहित्य की पहली रचना, पहला काव्य आदि काव्य रामायण है। ऐसे में वेदों का जो काल निर्धारण है वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है रामायण के काल निर्धारण में। तो हम देखते हैं कि अन्य ग्रंथों में जो उद्धरण है, विभिन्न विद्वानों का जो मत है, उसके आधार पर हम काल निर्धारण करते हैं। भारतीय परंपरा में यदि हम देखेंगे तो रामायण को तो त्रेता युग की रचना मानते हैं। वर्तमान परंपरा के अनुसार काल निर्धारण में बहुत सारी चुनौतियां हैं जिस पर एक एक करके बात करना बहुत आवश्यक है। पहली बात तो यह है कि रामायण के काल निर्धारण की यदि बात करें तो रामायण में काल विषय कोई किसी भी प्रकार की सूचना नहीं प्राप्त होती है। वहाँ कुछ नक्षत्रों इत्यादि की सूचना जिस पर आधारित होकर के विभिन्न विद्वानों ने कुछ अध्ययन किया है, उसको मैं आगे बताती हूँ आपको। और उससे भी बड़ी बाधा यह है कि इतिहास अध्ययन की जो आधुनिक पद्धति है जिसमें समय का, डेट का, दिनांक का बहुत महत्व है,
तो उस पद्धति में रचे बसे जो इतिहासकार हैं वो रामायण को कपोल कल्पना मानते हैं, रामायण को ऐतिहासिक ग्रंथ ही नहीं मानते हैं, वो राम को ऐतिहासिक पुरुष ही नहीं मानते हैं, वो राम को काल्पनिक नायक मानते हैं। और जैसे ही इस ग्रंथ को कल्पना प्रसूत मान लिया जाता है वैसे ही इसके काल निर्धारण में सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि राम किसी समय रहे होंगे यही नहीं मानते वर्तमान इतिहासकार। हालांकि बहुत इतिहासकारों का एक ऐसा वर्ग है जो इस बात को सिद्ध करता है, और इतिहास से बड़ी जो बात है वो भारतीय मानस की चेतना और चित्त शक्ति है, जिसमें आज भी राम से संबंधित जो इतिहास है, राम से संबंधित जो स्थान है, राम से संबंधित जो विभिन्न बातें हैं वह लोक मानस में प्रचलित हैं और लोक मानस में व्याप्त हैं। वह भी इसका एक पक्ष है। परंतु राम को काल्पनिक नायक मानने के कारण भी काल निर्धारण में एक बड़ी बाधा उपस्थित होती है। इसके अतिरिक्त काल निर्धारण यदि हम अंतरंग अर्थात रामायण के अंतर्गत जो बातें कही गई हैं और बहिरंग अर्थात अन्य ग्रंथों में जो बातें कही गई हैं उनमें उनको आधार बना करके काल निर्धारण करते भी हैं रामायण का, तो भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते, केवल अनुमान ही लगा सकते हैं कि इस कालावधि के मध्य रामायण की रचना हुई होगी। कोई एक निश्चित दिनांक बताना बहुत कठिन है। जैसा कि आज जब कोई घटना होती है, कोई बालक जन्म लेता है तो उसका एक लिखित दस्तावेज होता है, उस तरह की कोई परिस्थिति रामायण के साथ या किसी भी प्राचीन ग्रंथ के साथ नहीं है। वैदिक काल और महाभारत के आधार पर रामायण के काल पर कुछ प्रकाश अवश्य डाला जा सकता है, परंतु वेदों की काल गणना पर भी यदि हम दृष्टिपात करेंगे तो वह भी स्थिर नहीं है। उसमें भी विद्वानों का अलग अलग मत है। कोई कहता है कि वेद की कालगणना की ही नहीं जा सकती, वेद का समय बताया ही नहीं जा सकता, सिद्ध ही नहीं किया जा सकता, और कोई उसे 600 बीसी तक और 200 बीसी तक अर्थात ईसा के 200 ईसा पूर्व तक और 600 ईसा पूर्व तक भी वेदों के रचना काल को लेकर आता है। तो इस प्रकार वेदों के रचना काल का निर्धारण ही संदिग्ध है। तो जब जिसके आधार पर हम रामायण के रचना काल का निर्धारण करेंगे वही संदिग्ध है, तो रामायण का रचना काल भी पूरी तरह से निश्चित नहीं किया जा सकता। फिर भी हम कुछ प्रयास कर सकते हैं। विद्वानों ने कुछ प्रयास किया है रामायण का रचना काल निर्धारित करने का, तो उसके आधार क्या है उस पर हम आगे बात करते हैं। वाल्मीकि रामायण के रचना के संदर्भ में यदि हम भारतीय जनमानस की मान्यता और भारत की पौराणिक मान्यता को देखें तो पौराणिक मान्यता के अनुसार ऋषि वाल्मीकि राम और सीता के समकालीन थे, और वाल्मीकि ने ही रामायण की रचना की, आदि काव्य की रचना की। इसलिए वाल्मीकि रामायण जो है यह त्रेता युग की रचना है, क्योंकि राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था जो आज से लाखों वर्ष पूर्व था। परंतु आज के भौतिक युग में इसकी हम बात करते हैं, अनेक इतिहासकार और अनेक विद्वान इसको अंधविश्वास मानते हैं, कपोल कल्पना की संज्ञा देते हैं, परंतु भारतीय जनमानस इसी काल में विश्वास करता है। रामायण की मौलिक रचना के बाद कुशीलवों अर्थात जो कथा गायक थे, जो काव्य गायक थे, उनके द्वारा मूल रामायण में बहुत सारा अंश जोड़ा गया और रामायण का जो मौलिक रूप है वह परिवर्तित हुआ और वर्तमान काव्य के रूप में रामायण हमारे सामने है। और यह मूल रामायण और वर्तमान में जो रामायण हमारे सामने है इसके विकास के मध्य एक दीर्घ कालावधि रही होगी, शताब्दियों का अंतर रहा होगा, ऐसा मानना स्वाभाविक है। तो हम देखते हैं कि अभी जिसके आधार पर हम काल निर्धारण का प्रयास करेंगे वह रामायण का विकसित रूप है जो आज हमें प्राप्त होता है। जैसे कि हमने अभी आपसे विविध पाठ वेदों की बात पिछले व्याख्यान श्रृंखला में की थी कि किस तरह से बंबई संस्करण, बंगाल संस्करण, दाक्षिणात्य संस्करण और काश्मीर संस्करण प्राप्त होता है। तो वर्तमान में उपलब्ध जो रामायण है उसी को आधार बना करके हम रामायण के काल निरूपण पर प्रकाश डालेंगे। विभिन्न विद्वान जो है वो रामायण का समय किस समय रामायण की रचना हुई होगी इसको सिद्ध करने का विभिन्न विद्वानों ने प्रयास किया है। उनके प्रयास के अनेक आधार हैं, कुछ आधारों की भी हमने चर्चा की थी। एक आचार्य हैं वरदाचार्य। वरदाचार्य जो है वो राम का जन्म त्रेता युग में मानते हैं। उनका कहना है कि राम वाल्मीकि के समकालीन थे, तो इसलिए वाल्मीकि रामायण की रचना त्रेता युग में ही हुई होगी। त्रेता युग ईसा से 8,67,100 वर्ष पूर्व समाप्त हुआ था, तो रामायण की रचना वरदाचार्य के अनुसार त्रेता युग में हुई थी। जी गोरेसियो रामायण का रचना काल 1200 ईसा पूर्व से तय करते हैं कि 1200 ईसा पूर्व में रामायण की रचना हुई। श्लेगल रामायण की रचना का समय 1100 ईसा पूर्व मानते हैं। यह एक जर्मन विद्वान थे। एक दूसरे जर्मन विद्वान है याकोबी।
याकोबी रामायण का रचना काल 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के मध्य मानते हैं। देखिए 800 ईसा पूर्व वेद के जो वेदांत का समय है, अर्थात जो उपनिषद का समय, उसके बाद सूत्र, उसके बाद जो षड वेदांग का समय है, उसके रचना का जो काल है वो 800 ईसा पूर्व है। तो वेद अपने रचना के अंतिम क्रम में जब चल रहा था, उस समय के बाद रामायण का रचना काल याकोबी मानते हैं। तो याकोबी के अनुसार रामायण का रचना काल है 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के मध्य। एक अन्य विद्वान हुए हैं जिन्होंने रामायण पर शोध भी किया है, कामिल बुल के। ये मानते हैं रामायण का रचना काल 600 ईसा पूर्व। इसके साथ ही साथ मैकडॉनल्ड जो हैं वो रामायण का रचना काल 500 ईसा पूर्व मानते हैं, और उनका कहना है कि 200 ईसा पूर्व तक इसमें संशोधन होते रहे और रामायण का वर्तमान रूप 200 ईसा पूर्व में निर्धारित हो चुका था। इसी बात को काशी प्रसाद जायसवाल भी मानते हैं, और यही जयचंद्र विद्यालंकार का भी कहना है कि रामायण का समय 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के मध्य है। विंटरनित्ज रामायण का समय 300 ईसा पूर्व मानते हैं। विंटरनित्ज इसलिए ऐसा मानते हैं क्योंकि रामायण में कुछ दो स्थानों पर यवन शब्द का प्रयोग है, तो इस आधार पर और वो मानते हैं कि जिस समय यहाँ पर यवन आक्रमण हुए उस समय रचना हुई होगी रामायण की। तो इस तरह से रामायण का रचना काल मानने वाले इतने विद्वान हैं जो त्रेता युग से लेकर 300 ईसा पूर्व तक रामायण का रचना काल मानते हैं कि इस अवधि में रामायण की रचना हुई होगी। और यह अवधि कोई छोटी अवधि नहीं है, शताब्दियों का अंतर है। और यदि त्रेता युग की बात करें तब तो लाखों वर्षों का अंतर यहाँ पर दिखाई देता है। तो यह विभिन्न विद्वानों के द्वारा किया गया प्रयास है। अब विभिन्न विद्वान जो एक काल निर्धारण विभिन्न विद्वानों ने किया है, तो उनकी इस काल निर्धारण संबंधी मान्यता का आधार क्या है, इस पर भी दृष्टिपात करना बहुत आवश्यक है। तो उसके कुछ आधार हैं, जैसे रामायण, वाल्मीकि रामायण का समग्र अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है कि रामायण पर बौद्ध धर्म दर्शन या बुद्ध का कोई भी प्रभाव नहीं दृष्टिगोचर होता। इसके अतिरिक्त रामायण वैदिक युग के बाद की रचना है, यह उसके भाषा शैली इत्यादि से भी सिद्ध होता है। जो रामायण में कौशल की राजधानी अयोध्या है, रामायण में कौशल की राजधानी साकेत नहीं है, यह भी एक बड़ा प्रमाण है जिससे रामायण के काल निर्धारण में थोड़ी सहायता मिलती है। रामायण में पाटलिपुत्र का कहीं भी उल्लेख नहीं है, जबकि उसी स्थान पर राम गंगा नदी पार करते हैं। रामायण में विशाला और मिथिला इन दोनों नगरों का अलग अलग उल्लेख है, और इन पर अलग अलग राजा राज्य करते थे, इसका उल्लेख है। जबकि बाद में विशाला और मिथिला दोनों एक होकर के वैशाली के रूप में वह नगरी स्थापित हुई। मूल रामायण में राम को अवतार कहीं नहीं माना गया है, अवतारवाद की जो संकल्पना है वह बाद में आई। इसके अतिरिक्त पूरे रामायण का अध्ययन करने पर उसमें जो संस्कृति दिखती है, उसमें धर्म के जो तत्व दिखते हैं, उसमें जो समाज का हमें दर्शन होता है, वह स्थिति 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की संस्कृति से, उस समय के समाज से, उस समय के धर्म से साम्य रखने वाली है। तो ये सारे आधार हैं काल संबंधी, जिनको आधार बना करके रामायण के समय निर्धारण का प्रयास विद्वानों ने किया है। रामायण और महाभारत का जो परस्पर संबंध है वह भी रामायण के समय निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप जानते हैं कि रामायण और महाभारत दोनों महाकाव्य हैं। रामायण आदि काव्य है और महाभारत भी महाकाव्य है, और ये दोनों भारतीय ज्ञान परंपरा में लौकिक साहित्य के अंतर्गत प्रथमतः महाकाव्यों के अंतर्गत परिगणित होते हैं। रामायण कर्तव्य का महाकाव्य है, और महाभारत को देखेंगे तो वह अधिकार का महाकाव्य है, क्योंकि वहाँ अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए ही समस्त घटनाक्रम घटित होते हैं। तो रामायण के मौलिक स्वरूप की रचना पर यदि हम प्रकाश डालें तो महाभारत के अस्तित्व में आने के बहुत पहले ही रामायण की समग्र रचना हो चुकी थी, क्योंकि महाभारत में रामायण के रचना काल महर्षि वाल्मीकि का बहुत ही आदर के साथ उल्लेख किया गया है, और वहाँ उन्हें ऋषि कहा गया है। इसके साथ ही साथ पूरे महाभारत को पढ़ने से यह ज्ञात होता है कि महाभारत के रचनाकार रामायण से, वाल्मीकि रामायण से और महर्षि वाल्मीकि से परिचित हैं। यही नहीं, रामायण में जिन स्थानों का राम ने भ्रमण किया है, जिन भिन्न भिन्न स्थानों पर वे गए हैं, वे रहे हैं, उन्होंने निवास किया है, उनमें से अनेक स्थानों का महाभारत में उल्लेख आता है, और वह कोई साधारण उल्लेख नहीं है। महाभारत में उनका उल्लेख तीर्थ के रूप में है। इनमें से आप कुछ स्थानों को देख सकते हैं, जैसे श्रृंगवेरपुर, जैसे गोप्रतार, ये सब महाभारत में तीर्थ के रूप में वर्णित हैं। इसके अतिरिक्त एक और भी महत्वपूर्ण प्रसंग है महाभारत में। महाभारत के वन पर्व में राम की पूरी कथा
रामायण की पूरी कथा रामोपाख्यान के रूप में दी गई है, एक आख्यान के रूप में दी गई है। और सबसे बड़ी बात है कि इस कथा में राम केवल दशरथ के पुत्र राम नहीं है, वो अयोध्या के राजा के पुत्र राम नहीं है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ही नहीं है, अपितु वो विष्णु के अवतार राम है। तो महाभारत के रामोपाख्यान में राम को अवतार के रूप में भी दिखाया गया है। और महाभारत के रचनाकार रामायण के उत्तरकांड से भी सम्यक रूप से परिचित थे, ऐसा भी महाभारत के अध्ययन पर ज्ञात होता है। महाभारत में जो द्रौपदी का प्रसंग है वो रामायण के सीता हरण के प्रसंग से ही प्रेरित ज्ञात मालूम पड़ता है, और ऐसा लगता है कि सीता हरण के प्रसंग का ही अनुकरण है द्रौपदी हरण प्रसंग। और यही जब द्रौपदी का हरण होता है और उससे युधिष्ठिर खिन्न रहते हैं तो उनके प्रबोधन के लिए रामोपाख्यान सुनाया जाता है। रामायण के युद्ध कांड में एक श्लोक है जो महाभारत में के द्रोण पर्व में उसी प्रकार उद्धृत है जिस प्रकार से वह रामायण के युद्ध कांड में है। इससे भी यह निश्चित होता है कि निश्चय ही महाभारत की रचना रामायण के अनंतर हुई थी और उस काल में हुई थी जिस काल में रामायण समाज में इतना प्रतिष्ठित हो चुका था। यदि पूरा रामायण का आप अध्ययन करेंगे तो रामायण महाभारत के किसी पात्र से परिचित नहीं है, परंतु महाभारत का अध्ययन करने से यह ज्ञात होता है कि महाभारतकार संपूर्ण रामायण से परिचित है, रामायण के पात्रों से, रामायण के घटनाक्रमों से, रामायण के स्थानों से उनका पूर्ण परिचय है। भारतवर्ष के भौगोलिक, नैतिक, चारित्रिक और सामाजिक परिस्थिति को भी देखते हुए महाभारत रामायण के बाद की ही रचना प्रतीत होती है, और अधिकांश विद्वानों का यह मत है कि महाभारत जो ग्रंथ है वह अपने वर्तमान स्वरूप को, अर्थात महाभारत की यदि आप विकास यात्रा देखेंगे तो उसका 3 क्रम है, जय भारत और महाभारत। वो 3 चरणों में महाभारत का विकास हुआ है। तो जो वर्तमान में महाभारत शत सहस्त्री संहिता के रूप में हमारे समक्ष है, यह महाभारत का वर्तमान रूप 100 ईसा पूर्व में निश्चित हो चुका था। तो निश्चय ही रामायण की रचना 100 ईसा पूर्व के पहले की है और उससे भी पहले की होगी, क्योंकि रामायण की कथा, राम की कथा महाभारत में जिस प्रकार से परिवर्तित होकर के देखी गई है और जिस प्रकार से राम को वहाँ एक अवतार के रूप में देखा गया है और जिस प्रकार से राम एक अवतार के रूप में नहीं है वाल्मीकि रामायण में, तो उसको देखते हुए शताब्दियों का अंतर तो होना स्वाभाविक है। तो रामायण का वर्तमान स्वरूप जो है वो महाभारत की का जो पूर्ण स्वरूप है उसकी प्राप्ति से पहले ही रामायण का वर्तमान स्वरूप, अर्थात जो वर्तमान में रामायण हमें उपलब्ध होती है, यह स्वरूप निश्चित हो चुका था। ऐसा विभिन्न साक्ष्यों और प्रमाणों से हमें प्राप्त होता है। रामायण के काल निर्धारण में बौद्ध और जैन साहित्य की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि आप जानते हैं कि महात्मा गौतम बुद्ध के आविर्भाव के समय देश की परिस्थितियां क्या थी और उस समय किस प्रकार से समाज की स्थितियां थी। तो रामायण में महात्मा गौतम बुद्ध का कोई भी उल्लेख नहीं प्राप्त होता और न ही बौद्ध धर्म दर्शन संबंधी कोई बात वहां प्राप्त होती है। समग्र रामायण में ऐसा कुछ भी नहीं है। अयोध्या कांड में राम के मुख से बुद्ध की निंदा करवाई गई है, परंतु विद्वान इस संपूर्ण अंश को ही प्रक्षिप्त मानते हैं, अर्थात यह बाद में किसी ने जोड़ा होगा। बौद्ध साहित्य पर रामायण का बहुत अधिक प्रभाव देखने को मिलता है, जबकि रामायण में कहीं भी बुद्ध का कुछ भी उल्लेख नहीं प्राप्त होता है। बौद्ध ग्रंथ है दशरथ जातक, जो राम कथा पर आधारित है। इसमें राम कथा प्राप्त होती है और उसमें युद्धकांड के एक श्लोक का यथावत अविकल रूप में उद्धृत किया गया है, उसका उद्धरण प्राप्त होता है। वह श्लोक है, ब्राह्मणाः क्षत्रियाः वैश्याः शूद्राः लोभ विवर्जिताः सर्वे लक्षण संपन्नाः सर्वे धर्म परायणाः। यह श्लोक वाल्मीकि रामायण के 6ठे कांड में है और इस श्लोक को यथावत दशरथ जातक में उद्धृत किया गया है। इसके अतिरिक्त एक अन्य बौद्ध ग्रंथ है साम जातक, उसमें एक तापस बालक की कथा आती है। यह वही कथा है जिसे अयोध्या कांड में दशरथ के मुख से सुनाया गया था। इस प्रकार आप देखते हैं कि बौद्ध ग्रंथों पर किस प्रकार से रामायण का प्रभाव है, जबकि रामायण में बुद्ध का कोई उल्लेख नहीं प्राप्त होता। फ्रांसीसी विद्वान सिल्वा लेवी का कथन है कि बौद्ध ग्रंथ सद्धर्म स्मृत स्थान निश्चय रूप से वाल्मीकि का ऋणी है, क्योंकि उसमें जो जम्बूद्वीप का वर्णन प्राप्त होता है, उसमें जो दिग् वर्णन है वह रामायण के
बिल्कुल समीप है और रामायण के वर्णन से ही उसमें वह वर्णन लिया गया है, ऐसा ज्ञात होता है। इसमें इस ग्रंथ में जो नदियों, सागरों, द्वीपों आदि का उल्लेख है वह रामायण के ही समान है। एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध कवि हुए हैं अश्वघोष, आप सभी उनसे परिचित होंगे। प्रथम शताब्दी ईस्वी इनका समय है। उनका एक प्रसिद्ध महाकाव्य है बुद्धचरित। वह रचना वाल्मीकि के रामायण पर ही आधारित है। उसका आदर्श काव्य जो है वह वाल्मीकि रामायण ही है। अश्वघोष ने बुद्धचरित में वाल्मीकि रामायण के भावों तथा शब्दों का पर्याप्त प्रयोग किया है। एक अन्य बौद्ध विद्वान है कुमार लात। उनकी एक रचना है जो गद्य पद्यात्मक रचना है, कल्पना मंडितिका। कल्पना मंडितिका में रामायण के सार्वजनिक पाठ का अर्थात समाज में सार्वजनिक पाठ का उल्लेख प्राप्त होता है। कुमार लात का समय यदि हम ध्यान देंगे तो दूसरी शताब्दी ईस्वी है। और विभिन्न चीनी स्रोतों से, क्योंकि उस समय चीनी यात्री भी भारत आए थे, उनके स्रोतों से यह ज्ञात होता है कि भारत के बौद्धों के मध्य चौथी शताब्दी ईस्वी में रामायण एक बहुत ही लोकप्रिय ग्रंथ के रूप में प्रसिद्ध था। अब हम जैन साक्ष्यों पर भी कुछ प्रकाश डालते हैं कि एक जैन आचार्य हैं विमल सूरी, जिनके संदर्भ में आपने कभी सुना भी होगा। उनका समय है प्रथम शताब्दी ईस्वी। इन्होंने रामायण का प्रथम रूपांतरण 118 सर्ग में प्राकृत भाषा में किया है और वह जिस काव्य के रूप में इन्होंने रामायण का रूपांतरण किया उसका नाम है पौमचर्यु अर्थात पद्मचरित। तो ये जो इन्होंने जैन विद्वान विमल सूरी ने रामायण का रूपांतरण किया, इससे यह सिद्ध होता है कि रामायण इतनी लोकप्रिय रचना थी कि जैनों को प्राकृत भाषा में उसका रूपांतर करना पड़ा। रामायण के काल निर्धारण के ये कुछ साहित्यिक आधार थे जिनको आपने देखा कि किस तरह बौद्ध ग्रंथ, चीनी यात्रियों का भारत आगमन, जैन ग्रंथ, महाभारत के अंतः साक्ष्य रामायण के काल निर्धारण में अपनी भूमिका निभाते हैं। रामायण के काल निर्धारण के कुछ भाषा शास्त्रीय आधार भी हैं जिनको भी जान लेना बहुत आवश्यक है। रामायण की भाषा शैली के आधार पर जर्मन विद्वान याकोबी ने रामायण को बुद्ध से पूर्व की रचना सिद्ध किया है, क्योंकि याकोबी का कहना है कि इतिहास काव्य जो है रामायण, उसकी भाषा प्रचलित संस्कृत भाषा है, अर्थात जो लोक में प्रचलित संस्कृत भाषा होगी वही भाषा है। बुद्ध ने संस्कृत के स्थान पर उस समय जो प्रचलित भाषा थी पाली, उसमें अपना उपदेश दिया था। याकोबी का कहना है कि लोकप्रिय इतिहास काव्यों की रचना किसी अप्रचलित या मृत भाषा में कदापि नहीं हो सकती, अपितु वह उसी भाषा में हो सकती है जो लोकप्रिय भाषा हो और प्रचलित भाषा हो। इसीलिए यह रामायण जो लोकप्रिय काव्य है, यह अपने मूल रूप में बुद्ध के आविर्भाव से बहुत पहले ही रचा गया था, उस समय जब संस्कृत जीवित भाषा थी और लोक में बहुप्रचलित भाषा थी, ऐसा याकोबी का मत है। परंतु याकोबी के इस तर्क का विभिन्न विद्वानों ने खंडन भी किया है, विरोध भी किया है, जिसमें से कि विंटरनित्ज ने कहा है कि संस्कृत भारत में अन्य प्रचलित लोक भाषाओं के साथ जीवित रही है और इसे लोग समझते रहे हैं, किंतु बोलचाल और व्यवहार में इसका प्रयोग नहीं होता था। इसीलिए याकोबी के तर्क को विंटरनित्ज नहीं मानते हैं, परंतु याकोबी का कहना है कि उस समय रचना हुई होगी वाल्मीकि रामायण की जिस समय संस्कृत लोक भाषा रही होगी, जन भाषा रही होगी और सबसे अधिक प्रचलित भाषा रही होगी, क्योंकि इतना प्रसिद्ध, इतना विस्तृत काव्य किसी ऐसी भाषा में नहीं रचा जा सकता जिससे सामान्य जन परिचित ना हो। इस वाल्मीकि रामायण के समय के निर्धारण में, काल निर्धारण में एक अन्य महत्वपूर्ण भाषा शास्त्रीय विषय भी है, जो है वाल्मीकि रामायण में आए हुए अपाणिनीय प्रयोग, अर्थात वे प्रयोग जो पाणिनि के व्याकरण सम्मत नहीं है, अर्थात पाणिनि के व्याकरण अष्टाध्यायी के अनुसार जो प्रयोग नहीं है। वाल्मीकि रामायण की भाषा यदि देखें तो अनेक स्थानों पर पाणिनि के भाषा नियमों का उल्लंघन करती है, उनका अतिक्रमण करती हुई दिखाई देती है। पाणिनि व्याकरण का संस्कृत पर इतना प्रभाव है कि आप देखेंगे कि संस्कृत साहित्य पाणिनि व्याकरण के मार्ग से ही गमन करता है, उसी पर आधारित होकर के रचा जाता है। रामायण में पाणिनि व्याकरण सम्मत प्रयोगों से भिन्न प्रयोग अनेक स्थानों पर देखने को मिलते हैं। इससे यही लगता है कि रामायण की रचना पाणिनि के आविर्भाव से पहले हुई होगी, तभी रामायण में उनके पाणिनि के व्याकरण अष्टाध्यायी का प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता और उसके कई नियमों को रामायण अतिक्रांत करती हुई चलती है।
तो यह कुछ भाषा शास्त्रीय साक्ष्य थे जिनके आधार पर रामायण का समय निर्धारण करने में कुछ सहायता मिलती है कि रामायण की रचना उस समय हुई जिस समय गौतम बुद्ध का आविर्भाव नहीं हुआ था। रामायण की रचना 200 ईसा पूर्व के पहले संपन्न हो चुकी थी। रामायण की रचना उस समय हुई जिस समय पाणिनि ने भाषा को इस तरह से नियमित और संयमित नहीं किया था। पाणिनि का व्याकरण जो है वह अस्तित्व में नहीं आया था। तो ये समस्त प्रमाण है जिनके आधार पर, भाषा शास्त्रीय प्रमाण है जिनके आधार पर हम रामायण के समय के निर्धारण का कुछ प्रयास कर सकते हैं। विभिन्न विद्वानों ने ऐसा प्रयास किया है। रामायण के समय के निर्धारण में कुछ अंतः साक्ष्य भी प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। मूल रामायण में कौशल की राजधानी का नाम अयोध्या प्राप्त होता है। पहले ही कांड में, बाल कांड में कहा गया है कि अयोध्या नाम नगरी तत्रासील लोक विश्रुता, अर्थात अयोध्या जो है वो कौशल की राजधानी है। परंतु यदि बौद्ध और जैन ग्रंथों को देखेंगे तो उसमें कौशल की राजधानी का नाम साकेत बताया गया है। यही नहीं, यूनानी लेखकों ने भी कौशल की राजधानी का उल्लेख साकेत ही किया है और वैयाकरण पतंजलि ने अपने महाभाष्य में भी साकेत का ही उल्लेख किया है। इसके साथ ही साथ यह भी है कि बौद्ध काल तक साकेत ही कौशल की राजधानी बन चुकी थी, जबकि रामायण में अयोध्या का राजधानी के रूप में उल्लेख है। इससे यह ज्ञात होता है कि रामायण की रचना उस समय हुई होगी जब अयोध्या का नाम साकेत नहीं पड़ा था। अतः यह प्रमाणित होता है कि रामायण की रचना बुद्ध के आविर्भाव के पूर्व संपन्न हो चुकी थी। एक अन्य साक्ष्य अंतः प्रमाण है जिसको विद्वान उद्धृत करते हैं कि रामायण में श्रावस्ती नगर का उल्लेख है। रामायण के उत्तरकांड में लव द्वारा श्रावस्ती में राजधानी बनाने का उल्लेख प्राप्त होता है। श्रावस्तीति पुरी रम्या श्राविता च लवस्य ह, ये रामायण के उत्तरकांड में है। इससे यह सिद्ध होता है कि रामायण की रचना जब संपूर्ण हो रही थी, पूर्ण हो रही थी, उस समय श्रावस्ती का एक नगर के रूप में, एक राज्य के रूप में विकास हो गया था। परंतु विद्वान कहते हैं कि रामायण के मूल अंश की जब रचना हुई होगी उस समय श्रावस्ती एक पुरी के रूप में, एक नगर के रूप में विकसित नहीं थी। तो यह भी एक प्रमाण है कि रामायण का अंतिम काल, अर्थात रामायण की रचना जिस समय परिपूर्ण हुई उस समय श्रावस्ती जनपद का, श्रावस्ती राज्य का उदय हो चुका था। पाटलिपुत्र का रामायण में कहीं उल्लेख नहीं है। यह भी रामायण के काल निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रामायण के बालकांड के 35वें सर्ग में राम जब गंगा नदी पार करते हैं तो वह गंगा नदी राम उसी स्थान पर पार करते हैं जहां पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना हुई थी, ठीक उसी स्थान पर। वाल्मीकि रामायण में राम की यात्रा का बहुत ही सूक्ष्म वर्णन प्राप्त होता है, परंतु वहां कहीं भी पाटलिपुत्र या पुष्पपुर का कोई भी उल्लेख नहीं प्राप्त होता। पाटलिपुत्र के विषय में वाल्मीकि रामायण सर्वथा मौन है। क्यों मौन है? क्योंकि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना 500 ईसा पूर्व में हुई, ऐसा ऐतिहासिक साक्ष्य सिद्ध करते हैं। तो इससे यह सिद्ध होता है कि रामायण की रचना 500 ईसा पूर्व से पहले संपन्न हो चुकी थी। इसके अतिरिक्त वाल्मीकि रामायण में मिथिला और विशाला नगरियों का जो पार्थक्य है यह भी इसके समय निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रामायण में मिथिला और विशाला दो अलग अलग नगरियां हैं और पृथक शासकों के द्वारा ये शासित हैं, जबकि बुद्ध के समय में मिथिला और विशाला दोनों राज्यों को मिला करके एक राज्य वैशाली बन चुका था। इससे भी रामायण बुद्ध के आविर्भाव से पूर्व की रचना है, यह प्रमाणित होता है। रामायण के समय देश में अनेक छोटे छोटे राज्य थे जिस पर अनेक शासक राज्य किया करते थे। यह जो राजनीतिक स्थिति है, यह स्थिति बुद्ध के पहले के भारतवर्ष का संकेत करती है, अर्थात बुद्ध के आविर्भाव के पहले के भारतवर्ष का संकेत करती है, क्योंकि बुद्ध के समय में तो षोडश महाजनपदों का विकास हो चुका था और उनकी स्थापना हो चुकी थी। और इन षोडश महाजनपदों का उल्लेख हमें एक बौद्ध ग्रंथ जो है अंगुत्तर निकाय, उसमें प्राप्त होता है। इनका विस्तृत वर्णन वहां प्राप्त होता है। भारतवर्ष में छोटे छोटे राज्यों का जो वर्णन प्राप्त होता है वाल्मीकि रामायण में, वह राजनीतिक दशा भी बुद्ध के पूर्व की दशा है। इससे भी यह सिद्ध होता है कि रामायण की रचना महात्मा गौतम बुद्ध के जन्म के पहले, उनके आविर्भाव के पूर्व ही संपन्न हो चुकी थी। एक और भी जो मत आता है जो बहुत ही हास्यास्पद है, मैं तो उसे हास्यास्पद ही कहूंगी, वो है वेबर का मत। वेबर ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि 2 स्थानों पर वाल्मीकि रामायण में यवन शब्द का प्रयोग है।
उन दो स्थानों पर प्रयुक्त हुए यवन शब्दों को देख करके वेबर ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि रामायण जो है वह सिकंदर के आक्रमण के बाद रची गई रचना है। और यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि दशरथ जातक के आधार पर रामायण की रचना हुई है। हालांकि याकोबी और विंटनिस जैसे विद्वानों ने इन दोनों स्थलों को जहां पर यवन शब्द आया है इसको प्रक्षिप्त मान करके वेबर के इस मत का खंडन किया है और उन्होंने इसका भी निराकरण किया है, निराधार बताया है कि रामायण दशरथ जातक पर आधारित है। यदि आप गहनता से देखेंगे तो दशरथ जातक रामायण पर आधारित है, न कि रामायण दशरथ जातक पर आधारित है। दशरथ जातक की यदि कथा देखेंगे तो उसमें यही है कि दशरथ के देहावसान को देख करके, वो जान करके राम के हृदय में शोक और दुख नहीं उत्पन्न हुआ था। यही बात दशरथ जातक में बताई गई है। क्यों दुख नहीं उत्पन्न हुआ था, इसको जानने के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा के उस पक्ष को जानना होगा जहां ज्ञान परंपरा आत्मा को अजर और अमर मानती है। तो रामायण दशरथ जातक पर आधारित नहीं है, बल्कि दशरथ जातक रामायण पर आधारित है। ये वेबर द्वारा प्रस्तुत यह जो मत है यह बहुत ही हास्यास्पद है और दो स्थानों पर जो यवन शब्द का प्रयोग भी हुआ है उसको विद्वानों ने प्रक्षिप्त माना है। इसलिए उसके आधार पर वाल्मीकि रामायण की रचना सिकंदर के आक्रमण के समय या सिकंदर के आक्रमण के बाद हुई होगी यह नहीं तय किया जा सकता। यह इस मत का सिरे से निराकरण किया जाता है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य है जो वाल्मीकि रामायण के काल निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वह है मूर्ति पूजा का अभाव। वाल्मीकि रामायण में किसी भी रूप में मूर्ति पूजा का कोई भी उल्लेख नहीं है। मूर्ति पूजा का प्रत्यक्ष संबंध यदि हम देखेंगे तो वह अवतारवाद से है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि मूर्ति पूजा बुद्ध के आविर्भाव के बाद आई, अवतारवाद के साथ आई। और रामायण में, वाल्मीकि रामायण में कहीं भी मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं है और कहीं भी राम को अवतार नहीं माना गया है। यह भी वाल्मीकि रामायण के समय निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला एक प्रसंग है। रामायण के काल निर्धारण पर कुछ अद्यतन प्रयास भी हुए हैं। ये सारे जो प्रयास मैंने बताया ये पहले के हैं, जिसको पिछले 50 वर्षों से हम पढ़ते आ रहे हैं, परंतु आज के समय में भी विभिन्न विद्वान रामायण के काल निर्धारण का विभिन्न आधारों पर प्रयास कर रहे हैं। वर्तमान समय में नीलेश नीलकंठ ओक ने रामायण के काल निर्धारण का प्रयास किया है। उन्होंने अनेक अंतः साक्ष्यों, बाह्य साक्ष्यों के साथ ज्योतिष को भी काल निर्धारण में आधार के रूप में लिया है और उन्होंने 2 पुस्तकें रामायण पर रची हैं। एक पुस्तक है 12,209 BCE राम रावण युद्ध और उनकी दूसरी पुस्तक है द हिस्टोरिक राम इंडियन सिविलाइजेशन एट द एंड ऑफ प्लेस्टोसीन। ये दोनों जो पुस्तक है इसमें उन्होंने रामायण की काल सारणी प्रस्तुत की है और राम के जन्म से लेकर के राम के राज्याभिषेक तक का पूरा समय उन्होंने वर्तमान समय के अनुसार, जैसे हम वर्तमान ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार जनवरी फरवरी इत्यादि मानते हैं, इसके अनुसार उन्होंने निर्धारित करने का प्रयास किया है। यह एक बहुत ही बड़ा प्रयास माना जाएगा। हालांकि इसकी भी आलोचना विभिन्न विद्वानों द्वारा की जा रही है, परंतु वर्तमान में यह भी प्रयास किया जा रहा है। यह भी आप सभी विद्यार्थियों को जानना आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान के क्षेत्र में, उसकी किसी धारा के क्षेत्र में अद्यतन होते हुए चलना, नूतन जानकारी प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है। और 4 दिसंबर 12,224 ईसा पूर्व में विश्वामित्र ऋषि का अयोध्या में आगमन हुआ था, जो विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर अपने साथ गए थे। राम और सीता के विवाह की तिथि निर्धारित किया है उन्होंने कि 4 और 5 जनवरी को 12,223 ईसा पूर्व में वैशाख शुक्ल पक्ष एकादशी द्वादशी को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में राम और सीता का विवाह हुआ था। राम का वनगमन 21 दिसंबर को 12,223 ईसा पूर्व चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ था, ऐसा नीलेश नीलकंठ ओक ने बताया है। भरत का राम से जो मिलन है वो 10 अप्रैल को 12,223 ईसा पूर्व में आषाढ़ अमावस्या के दिन उन्होंने बताया है। वाली का वध 22 सितंबर 12,210 ईसा पूर्व ग्रीष्म ऋतु के अवसान के समय वर्षा के आरंभ पर उन्होंने कहा है। और हनुमान का लंका से लौटना 30 अगस्त 12,209 ईसा पूर्व
तय किया है। युद्ध का आरंभ जो प्रथम दिवस है 25 दिसंबर 12209 ईसा पूर्व, इसके साथ ही साथ भारद्वाज के आश्रम में राम का जाना 12 जनवरी 12208 ईसा पूर्व, राम का राज्यारोहण 13 जनवरी 12208 ईसा पूर्व, और लव कुश के द्वारा रामायण का जो गान है जो वाल्मीकि के आश्रम में हुआ था, शत्रुघ्न ने सुना था, वो 12196 ईसा पूर्व उन्होंने निर्धारित किया है। इन सभी प्रमाणों एवं बहिरंतः साक्ष्यों को देखते हुए यह निष्कर्ष निकलता है कि रामायण का रचना वैदिक साहित्य की रचना के समाप्ति अर्थात 700 ईसा पूर्व और बौद्ध धर्म के उदय अर्थात 500 ईसा पूर्व के मध्य हुई थी। आधुनिक समय में जो विद्वान है नीलेश नीलकंठोक, उन्होंने राम की स्थिति काल पर प्रकाश डालते हुए उनका जन्म 12240 ईसा पूर्व एवं रावण का वध 12208 ईसा पूर्व निर्धारित किया है। वाल्मीकि राम के समकालीन थे, अतः रामायण की रचना भी इसी काल में हुई होगी। वर्तमान में उपलब्ध 24 सहस्त्र श्लोकों की संहिता जो वर्तमान में रामायण के रूप में हमें उपलब्ध है, इसका यह रूप द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में प्राप्त हो चुका था। रामायण पर इतने समस्त जो आंतरिक और बाह्य साक्ष्य उपलब्ध हैं, जिनके माध्यम से अभी तक विद्वत मेधा इसी निष्कर्ष पर पहुंच पाई है कि रामायण का रचना काल 700 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के मध्य कहीं है। और यदि नीलेश ओक की बात देखें तो 12240 ईसा पूर्व से 12208 ईसा पूर्व के मध्य रामायण की रचना हुई होगी। भारतीय परंपरा के अनुसार त्रेता युग में 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो त्रेता युग में और नीलेश ओक के अनुसार 12240 ईसा पूर्व से 12208 ईसा पूर्व के काल में हुई होगी, ऐसा विभिन्न विद्वान सिद्ध करते हैं। और इन समस्त विषयों को देखने के लिए आप विभिन्न संदर्भ ग्रंथों का भी अध्ययन कर सकते हैं। इसी के साथ आज आपने जाना कि रामायण का समय क्या रहा होगा, किस समय रामायण की रचना की गई होगी। तो वर्तमान समय के आवश्यकता को देखते हुए किसी भी ग्रंथ की कालगणना कितनी महत्वपूर्ण है, उसके संदर्भ में रामायण के काल को, रामायण के समय को आपने जाना और निश्चय ही आप इससे लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।